नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एक खास चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। परिचय कराना चाहूंगी, डॉक्टर अवनी तिवारी, आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं नोएडा मेट्रो अस्पताल की। साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं स्मृति शुक्ला जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। आपने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को लेकर कई सालों से आप काम कर रही हैं। साथ ही आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हैं जिसका नाम है साथिया वेलफेयर सोसाइटी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू मैम, आप दोनों को जोड़ने का जो मुद्दा है वो ये है कि देश में 2-3 दिन से एक चीज ट्रेंडिंग हो रही है। वो चीज है बॉयज लॉकर रूम। दिल्ली का ये केस है और इसने तहलका मचा दिया एक तरह से। अभी हाल ही में 2020 फरवरी में हमने निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी दी थी। बहुत सारे महिला अधिकारों की बात हुई थी, महिला सम्मान की बात हुई थी, लेकिन उसके चंद महीनों बाद ही ये ऐसा केस सामने आ रहा है। संक्षिप्त में अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि केस क्या है। ये केस है दिल्ली के कुछ बच्चे तो नहीं कहेंगे इन्हें, ये लड़कों का केस है। हालांकि उनकी एज बहुत कम है, लेकिन फिर भी जिस तरीके की मानसिकता का शिकार है वो बच्चे तो नहीं है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बनाया जिसमें लड़कियों के साथ रेप करने से लेकर उनकी न्यूड पिक्चर्स तक की बात हुई। 21 से 24-25 लड़कों का ये ग्रुप है। इसके खिलाफ कुछ लड़कियों ने आवाज उठाई, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कई सारे स्क्रीनशॉट्स भी वायरल करे। मैम, ये मुद्दा मुझे लगता है सभी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो होम मेकर हो या नौकरी करने वाले, क्योंकि उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी हमारी होती है और बच्चे हमारे देश का भविष्य है। सबसे पहला सवाल मैं मैम स्मृति जी आपसे करना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि हमने गैंगरेप दोषियों को फांसी दे दी, लेकिन क्या फांसी ही एकमात्र इलाज है? ऐसी मानसिकता का क्या इलाज है? जो आपने ये पूछा कि क्या फांसी ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है, तो मुझे नहीं लगता कि फांसी ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि हमें सामाजिक तौर पे बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक ये चीजें यूं ही होती रहेंगी। और सिर्फ कानूनी तौर पर हम फांसी देना ठीक है, बहुत घिनौना अपराध था, बहुत ही जघन्य अपराध था, तो इट्स ऑल राइट बिकॉज देयर शुड बी लॉ एंड ऑर्डर्स। बट इस तरह की चीजों के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन सारी चीजों को बदलने में, चेंज लाने के लिए। बिल्कुल। रश्मि जी, जैसा कि स्मृति जी ने बात की मानसिकता की, आप साइकेट्रिस्ट हैं, आप कई तरीके की मरीजों को हैंडल करती होंगी, कई तरीके के चीजें आपने देखी होंगी, कई केसेस देखे होंगे। क्या मानसिकता है ऐसी जिसमें आप इतने छोटे बच्चे हैं और आप लड़कियों के साथ रेप करने की बातें डिस्कस कर रहे हैं? इला, देखो ऐसा है ना कि निर्भया में जो 4 लोगों को फांसी हुई उसमें 5वां एक अपराधी यही उम्र का था, अब जो बिना राइट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो देखो 12, 13, 14 साल की उम्र में हमारे हार्मोन्स, जो एडल्ट हार्मोन्स है वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम प्यूबर्टी कहते हैं, वो हार्मोन्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में दूसरी जेंडर के प्रति, दूसरे लिंग के प्रति, मतलब दूसरी सेक्स के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा हो। अब ये क्यूरियोसिटी जो है, इसको किस डायरेक्शन में हम ले जाते हैं, किस तरीके से हम इसको चैनलाइज करते हैं, उस पे सारा मामला डिपेंड करेगा। अगर जैसे आपने निर्भया की बात करी, ये केस 2012 का है और अभी 2020 में इसका वो जस्टिस का जो है, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उस एज में जब शुरुआती हमारे साल होते हैं 1 से लेके 20 तक या 18 तक या 25 तक, जितना भी मान के चले, हम सीखते हैं चीजें। कुछ चीजें हम टेक्स्ट बुक्स में देख के सीखते हैं, कुछ चीजें हमको बताई जाती है कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हम देख के सीखते हैं, हमारे रोल मॉडल्स के ऊपर से सीखते हैं। हमारी मूवीज में क्या आता है, हमारे माँ बाप, हमारे देश के लोग, बाकी सब लोग क्या करते हैं, ये सब देख के करते हैं। अगर आप उस चीज को
जब आप देखते हैं एक 12-13 साल का लड़का, 15 साल का लड़का, 17 साल का लड़का देखता है कि बहुत कुछ ऐसा होता है, और ये बड़ी चीजों के लिए नहीं है, सिर्फ हम रेप की और इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, हमने जैसे स्मृति जी ने कहा जघन्य अपराधों की बात नहीं कर रहे हैं, ये जघन्य अपराध जो है ये जब शुरू होते हैं तो मीजोगाइनी या मतलब स्त्रियों को कुछ नहीं गिनना या स्त्रियों को इंफीरियर गिनना अपने से कि हम तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, वी आर अ सुपीरियर सेक्स, ये वाली चीजों से शुरू होता है। तो जब तक आप जेंडर इक्वालिटी पे और जेंडर रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं दोगे, जैसे हम कहते हैं ना कि जब बच्चों को घर में सिखाया जाता है कि भाई माँ बहनों का आदर करना होता है, तो वो बाहर भी जाके वही करता है। यही चीजें जब सिखाई जाती हैं तो इवेंचुअली वो जो मानसिकता है वो अच्छी जगह पे जाके चैनलाइज होती है। और यही चीजें जब हम देखते हैं कि भाई आपके पिताजी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पिताजी आपकी माताजी को बिल्कुल बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, उनपे हाथ उठाते हैं, तो आप क्या सीखोगे? आप देखते हो कि आपके आसपास समाज में लोग ये सब चीजें करते हैं और छूट जाते हैं, तो आप यही सीख रहे हो ना कि ये सब चीजें करने से कोई फायदा नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या परिवार के सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, या दे भी रहे हैं तो बच्चे उसको किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं? देखिए इला जी, जैसा डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर तिवारी ने कहा कि ये ग्रोथ जब होती है और ये शारीरिक बदलाव है और ये हर इंसान के साथ होता है, सिर्फ लड़कों के साथ में नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है। जो भी व्यक्ति है, लड़का लड़की ही नहीं, सिर्फ जो भी व्यक्ति है उन सभी के साथ में होता है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि क्या पारिवारिक शिक्षा नहीं मिल रही है या उस तरह से पालन पोषण नहीं मिल रहा है, तो इससे मैं ये बात कहूंगी कि देखिए कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जो है वो जन्म से अपराधी नहीं होता है, जन्म से कोई रेपिस्ट नहीं होता है। हाँ, ये फर्क हम खुद बनाते हैं, हमारा समाज हम सब मिलकर के बनाते हैं कि एक लड़के को शुरू से वो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। कभी भी नहीं सिखाया जाता है लड़कों को कि यू कैन केयर, आपको एडजस्ट करना है, आप केयर कर सकते हैं, यू कैन बी इमोशनल ना। तो ये जो वैल्यूज हैं ये नहीं दिए जाते हैं। और वहीं जब लड़कियों की बात आती है तो उनकी परवरिश कुछ इस ढंग से होती है और जो हमारा समाज है वो भी उन्हें इसके लिए प्रेरित करता है कि वो केयरिंग हो, वो इमोशनल हो सकती हैं, वो एडजस्टिंग हो, वो सैक्रिफिशियल हो, वो सैक्रिफाइस करें। औरतें, लड़कियां जो हैं वो सैक्रिफाइस करें, बल्कि और जबकि लड़कों के साथ में ये उल्टा है, उनके साथ में जीतना है, उन्हें बहुत ही पावरफुल होना है, मस्क्यूलाइन होना है उन्हें। तो इस तरह की शिक्षा दी जाती है। तो ये जो शिक्षा का असर है, ये जो भेदभाव है, आजकल अगर आप बात करते हैं, परिवारों में भी बात होती है, तो ये होता है कि हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं अपने बच्चों के साथ। हम वही शिक्षा अपनी लड़की को भी दे रहे हैं जो अपने लड़कों को दे रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, यहाँ पर बात है एथिक्स की, यहाँ पर बात है मोरल एजुकेशन की, मोरल वैल्यूज की, इमोशनल वैल्यूज की। तो क्या वो हम अपने लड़कों में डाल पा रहे हैं? फिर हमारे घर का हो, हमारे आसपास का हो, हमारे रिश्तेदारों का हो, तो वहां पर भी हम ये भेदभाव आसानी से देखते हैं जो कि बहुत डिफाइंड नहीं होते हैं, बहुत फाइन होते हैं। मान लीजिए अगर दो बच्चे बैठे हैं तो कहा जाता है एक गिलास पानी लाओ, वो अनइंटेंशनल है, अनकॉन्शियस माइंड का एक ऑर्डर है कि बेटी पानी लेकर आ जाओ, है ना। या अगर दो बच्चे बैठे हैं तो बेटी ही उठकर जाएगी और पानी लेकर आएगी। और ये जो पेरेंट्स थे वो अनइंटेंशनली कर रहे हैं। कई बार होता है, हमारे मन में भी नहीं आता है कि अच्छा ये भी एक तरह का भेदभाव है, हम एक तरह से लड़का और लड़की में डिफरेंस कर रहे हैं। तो ये जो बहुत अंदर तक बैठा हुआ है हम सभी के मन में, इसको चेंज करने की बात हो रही है। साथ ही हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जिस तरह के वैल्यूज हम आज अपने लड़कों को दे रहे हैं, हर जगह बात हो रही है लड़कियों को सिखाया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें बढ़ाओ, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें आजादी दी जाए, फ्रीडम दी जाए। लेकिन
क्या लड़कों को हम ये सिखा रहे हैं कि उनकी शिक्षा, उनकी आजादी की हम रिस्पेक्ट कर पाए? इन लड़कों को क्या सिखाया जा रहा है कि लड़कियों की आजादी की वो रिस्पेक्ट कर पाए, उन्हें इक्वल स्पेसेस दे पाए? बेसिकली रेप का सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं, ऑनेस्टली। रेप जो है बेसिकली एक पावर है कि हमें जो करना है हम तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कर सकते हैं। ये जबरदस्ती भी एक वर्ड है सेक्स रेप के लिए जो यूज होता है। कई केसेस में ये होता है कि रेप पूरा मतलब पूरा सेक्स हो भी नहीं पाता। इट्स सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अबाउट पावर। ये पावर के लिए कंट्रोल की बात है कि हम तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, हम पावरफुल है। तो ये एक वो पावर को दिखाने का एक जरिया बन जाता है कि हम ये कर सकते हैं। यू नो जैसे अभी ये हुआ है, अभी जो लॉकर रूम वाली चीज बाहर आई है, आप देखेंगे कि बहुत सारे कितने पेरेंट्स ये करेंगे कि अपने बच्चों को समझाएंगे कि ये नहीं करना है लड़कों को, और कितने पेरेंट्स ये करेंगे कि लड़कियों से कहेंगे तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर। ये आप सही कह रही हैं, ये आप बिल्कुल दोनों में दूसरा चीज के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखो रियलिस्टिकली अगर पेरेंट देखने की सोचेगा तो भाई मैं अपनी लड़की को प्रोटेक्ट करने की सोचती हूँ, मुझे नहीं पता कि सामने वाले की नीयत क्या है, तो मैं अपनी लड़की को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। अपनी लड़की को प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं? हम उससे वो फैसिलिटी छीन ले रहे हैं, ठीक है ना। अब कोई ये नहीं कहता कि हम लड़कों से वो फैसिलिटी छीन ले इंस्टाग्राम की, ताकि लड़कियां आराम से इंस्टाग्राम कर सके, है ना। हम लड़कियों को से कहते हैं कि भाई 10 बजे से पहले तुम घर आ जाओ। हम क्यों लड़कों से ये नहीं कहते कि 10 बजे से बाद आप कोई दिखेगा नहीं, सिर्फ लड़कियां घूमेगी, क्योंकि लड़कियों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो ये नहीं, किसी एक पे जोर डालने से ये नहीं होगा। लेकिन होता यही है जनरली कि लड़कियों पे ऐसा कुछ होता है, फैलता है, तो माँ बाप यही करते हैं कि लड़कियों को बोलते हैं कि भैया तुम ज्यादा सावधान रहो। और ये हमेशा हो रहा होता है। निर्भया के वक्त, निर्भया के बाद भी हुआ होगा कि बस में मत जाओ, तुम्हें कोई छोड़ने आएगा, कोई लेने आएगा। आपकी लड़की जो है उसकी फ्रीडम आप कर्टेल कर रहे हो, है ना। तो ये जो एक बहुत सटल, बहुत फाइन, बहुत डीप, गहरी घुसी हुई है ना, जो हमारे समाज में, हमारी शायद थोड़ी बहुत इसमें बायोलॉजी का भी इफेक्ट होगा, थोड़ा बहुत जेनेटिक भी होगा। ये जो बहुत अंदर तक घुसा हुआ है ना, दिस नीड्स टू चेंज विद, क्योंकि टाइम्स चेंज हो गए हैं बहुत ज्यादा। और साइबर सिक्योरिटी जो है वो तो एक अपना ही अलग इश्यू बनता जा रहा है। इशू है, बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति जी, आपसे अगला सवाल है मेरा। जैसा कि डॉक्टर अवनी ने भी बताया कि इंस्टाग्राम बंद करवा देंगे, कई सारे पेरेंट्स होंगे ऐसे। ये जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के अंतर्गत आती हैं। कई सारे, जैसे जब ये केस आया, कई सारे मेरे भी ग्रुप में डिस्कशन ये हुआ कि सोशल मीडिया ने बर्बाद कर दी है जनरेशन सोशल। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड देखें, अभी लॉकडाउन में सोशल मीडिया ही वो जरिया बना है बच्चों की क्लासेस का। सोशल मीडिया ही वो जरिया बना है कि आप हम जुड़े हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं। तो क्या वाकई सोशल मीडिया को दोष देना सही है? नहीं, सोशल मीडिया को दोष देना सही नहीं है। सोशल मीडिया का किस तरह से यूज किया जा रहा है। अब फिर से वही है कि ये तो एक मीडियम है, जस्ट मीडियम है। ये मीडियम अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। इस मीडियम को लोग किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन किस तरह से इसको यूज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। पर हाँ, सोशल मीडिया की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर ऐसे कंटेंट्स आते हैं तो उनको जरूर वो लगाम लगाए, और एक कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इतना टाइम क्यों इतना टाइम लगा कि जब साइबर क्राइम ने या किसी लड़कियों ने जब एक्शन लिया, तब जा करके ये सारी चीजें सोशल मीडिया ने भी इसको ब्लॉक किया और सारी चीजें। क्या वजह है? मतलब हम बचपन से क्या शिक्षा दें? हम जेंडर इक्वालिटी की बात तो कर लेंगे, लेकिन अगर फिर भी बच्चे के दिमाग में ये बातें आ रही हैं तो वो क्या वजह है पीछे? तो मैं आपको यहाँ पे एक एनालॉजी दे रही हूँ आग की, फायर की, ठीक है। सोशल मीडिया एक आग की तरह है। आग का उपयोग आप खाना पकाने में भी कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है।
और आग का उपयोग आप किसी का घर जलाने के लिए भी कर सकते हो। तो सोशल मीडिया का उपयोग जहाँ पे लॉकडाउन में इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए हुआ, उसे हम ये कह के मान लेते हैं कि भाई जैसे खाना पकाने में यूज हुआ आग, और जहाँ पे उसका गलत इस्तेमाल किया गया वहां आपने कुछ किसी को जला दिया या किसी की प्रॉपर्टी नष्ट कर दी इसमें। ठीक है, अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आग को कंट्रोल करने का काम आग जो लगा रहा है, जैसे गैस कंपनियां होती है तो वो अपने सिक्योरिटी चेक्स एंड मेजर्स रखती है, उसी तरह से ये सोशल मीडिया जो है इसमें भी बीच बीच में चेक्स एंड मेजर्स रहते हैं। सबसे पहला चेक एंड मेजर होना चाहिए जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, यानी वो लड़कियां वो लड़के जो सोशल मीडिया एक्चुअल में यूज कर रहे हैं। उसके बाद आता है, अगर आप अवयस्क है तो आपके माँ पिताजी की जिम्मेदारी बनती है, आपकी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कुछ हद तक, और कुछ हद तक फिर समाज में और लोगों की जिम्मेदारी बनेगी। सोशल मीडिया जिसका है भाई, फेसबुक है, इंस्टाग्राम जिसके होंगे उनकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अब क्या होता है जब आप अवयस्क की बात करते हैं तो पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि उन्हें हाथ में फोन पकड़ा दिया आपने, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि वो क्या कर रहे हैं उसके साथ। जैसे आप अपने बेटे को अगर मैच बॉक्स दोगे तो उसे बताओगे ना कि मैच ऐसे जलाई जाती है, इतना दूर पकड़ के जलाई जाती है, ऐसे लगाई जाती है और फिर बुझाई जाती है। अगर आप अपने बेटे या बेटी, और यहाँ लोग 5-6 साल के बच्चों को स्मार्टफोन दे देते हैं, और हमारी जनरेशन बहुत, हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, वो स्मार्टफोन तुरंत पकड़ लेती है। ठीक है, तो जब ये पकड़ लेती है तो आपका काम है उन्हें ये सिखाना कि बेटा ये चीज आप अपलोड कर रहे हो या ये चीज आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको ये रिस्क के साथ गुजरना पड़ेगा, या ये चीजें हैं जो आपके साथ हो सकती है और आपको इसका ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स का काम ये नहीं है कि या तो हम बिल्कुल ना दे स्मार्टफोन, या तो हम उनसे कहें कि इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं करना है। आप उन्हें बताएं, बिठाएं। ऐसा नहीं है, अगर आप 9 साल के बच्चे को, 10-12 साल के बच्चे को अगर स्मार्टफोन दे रहे हो, वो फेसबुक इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, तो आई एम वेरी श्योर कि आप उसे समझाओगे तो वो ये भी समझेगा कि उसे क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ऑफ कोर्स पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बीच बीच में ये चेक करें। ठीक है, दैट इज व्हाई वी हैव पेरेंटल कंट्रोल्स फॉर एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द मीडिया स्टफ। ठीक है, और उसके बाद ऑफ कोर्स साइबर क्राइम का, स्कूल का, सब लोगों का एक जैसे रोल, जैसे स्मृति जी ने बताया कि भाई जब हुआ तो उसको टाइम लगा। आपने एक और बात कही कि रूरल एरियाज में भी ये हो रहा है, जबकि सोशल मीडिया का इतना उपयोग वहां नहीं होता है। तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया का उपयोग एक तो वहां बढ़ रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो आदमी किसी का घर जलाने के लिए आग यूज कर सकता है, नष्ट करने के लिए, तो आपसे मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स लेना चाहती हूँ घर की जो महिला सदस्य हैं उनके लिए भी और जो पुरुष सदस्य हैं उनके लिए भी, कि वो क्या डे टू डे रूटीन में ही अपना बिहेवियर बच्चों के प्रति, अपनी जो निगरानी है बच्चों के प्रति, कैसे वो कैसे बिहेव कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसा भी नहीं लगे कि उनको डोमिनेट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उन तक सटीक और सही बात भी पहुंच जाए। इस मामले में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो हम इनफैक्ट हम सारे रिलेशनशिप में, माँ बाप के ही नहीं लेकिन मियाँ बीवी के, एम्प्लॉयर्स में भी, बीच में भाई बहन, फैमिली में, सब जगह पे हम ये कहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप अपनी बात गुस्सा हुए बिना या रोना धोना किए बिना, ठीक है, आराम से सामने सामने बैठ के समझा सकते हैं, तो आप देखिएगा कि उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम लोगों का जनरली जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो एक ऑथोरिटेरियन स्टाइल है। मैंने कहा ना, बस मैंने बोला तो बोल दिया। ऐसा नहीं, ऐसा अब की जनरेशन में ये काम नहीं कर रहा है। इट्स नॉट बीइंग इफेक्टिव एक्चुअली। अगर मतलब करते तो अभी भी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं हो रहा किसी का। आपको ये करना है कि ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप में आपको उनके लेवल पे जाके, जैसे हम करते हैं कि भाई हम पेशेंट के लेवल पे जाके बात करते हैं और हम कोशिश करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि वो समझ जाए उस चीज को। 4 साल के बच्चे से लेके 14 साल के बच्चे, बीच में 10 साल के बच्चे से लेके 20 साल के बच्चे तक, जब आप उनसे बात करते हैं तो उनके लेवल पे जाके बात करिए,
शांति से करिए, उन्हें समझाइए कि ये चीजें इस तरह से होती है, ये चीजें में ये गलतियां हैं। उन्हें कोई सवाल पूछने हो, उन्हें कोई डाउट्स हो तो वो सुनिए, ये नहीं कि, और उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि नहीं यार मैंने कहा ना बस खराब है तो खराब है। वो आपसे चाहेंगे जानना, एक 8 9 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जो आते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है, बिल्कुल। हम क्यों ये नहीं कर सकते। हम टीवी, आई हैव किड्स, मेरे सामने जब बच्चे आते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम मम्मी पापा अगर हमें कहते हैं कि हम 4 घंटे टीवी नहीं देख सकते तो हम क्यों नहीं देख सकते। और आपको चाहिए कि आप सही जवाब दें, ये नहीं कि बस आंखें खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आजकल गूगल पे सब अवेलेबल है, तो वो पता कर लेंगे कि आंखें खराब होती है कि नहीं, और फिर उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव कम्युनिकेशन, दैट इज द सेकेंड थिंग। आप अगर उसे ये कह रहे हैं कि ये मत करो, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसे एक ऑप्शन दो और बोलो ये करो, ठीक है। अगर आप उसे ये कह रहे हो कि बेटा इंस्टाग्राम मत करो, तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप उसे कहो कि बेटा आप पेंटिंग या चेस या ऑनलाइन कोई ऐसी चीज कर लो। स्मृति जी आपसे, बिल्कुल स्मृति जी आपसे आखिरी सवाल है मेरा, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अहम सवाल है, वो है सेक्स एजुकेशन। बात सिर्फ लड़कों की नहीं है, बात लड़कियों की भी है। हम सेक्स एजुकेशन, स्पेशली बीइंग अ पेरेंट, हम सेक्स एजुकेशन देना भूल जाते हैं, हम बात ही नहीं करते हैं, सेक्स को टैबू बना के रखा है हमने। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, जानना चाहते हैं कि क्या है, लेकिन हम बात ही नहीं करते हैं। इनफैक्ट मुझे खुद याद है कि छोटे बचपन में पीरियड्स से भी जुड़ी बातें हम नहीं कर सकते थे खुलेआम। अभी का जमाना तो बहुत बदल गया है, लेकिन उसको भी एक टैबू बना के रखते थे। लड़कियां कंफ्यूज हो जाती थी हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अभिभावकों को, जैसा कि रश्मि वो अभिनी जी ने बताया कि आप फ्रेंडली भी बनिए, आप अभिभावक भी बनिए, तो जरूरी भी तो है, अगर आप फ्रेंडली हो रहे हैं तो आप फ्रेंडली होके बच्चों से सेक्स एजुकेशन पे भी बात करें। बिल्कुल इला, बहुत ही अहम सवाल आपने करा। और ये रियली ये जब भी कुछ डिस्कशंस होते हैं, इस तरह की चीजें होते हैं, तो इसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट पक्ष जो है, जो सेक्सुअल एजुकेशन की बात है, वो भूल जाते हैं। इसमें हमारे स्कूल्स, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी पीछे रह जाती है, हमारी सोसाइटी भी पीछे रह जाती है, हम पेरेंट्स भी पीछे रह जाते हैं सेक्सुअल एजुकेशन की जब भी बात आती है। क्यों? क्योंकि ये सो कॉल्ड टैबू, वी शुड नॉट डिस्कस इट। ये सेक्स एजुकेशन जहां पर भी आता है, ये वर्ड ही मतलब बड़ा खतरनाक टाइप से लिया जाता है, ऐसे आंखें चौड़ी हो जाती हैं, ओ इस पे बात करेंगे क्या। लेकिन सेक्सुअल एजुकेशन की जब भी बात आती है, तो ये सिर्फ सेक्स या बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात नहीं है। इसमें बहुत जरूरी है एथिक्स, बहुत जरूरी है रिलेशनशिप, बहुत जरूरी है रिस्पेक्ट, बहुत जरूरी है कंसेंट, और बहुत जरूरी है इक्वालिटी। तो ये जो पक्ष हैं, ये भी जुड़े हैं सेक्सुअल एजुकेशन की जब बात होती है। तो जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे अपने बच्चों से, तो वो क्यूरियोसिटी तो है, वो एक शारीरिक बदलाव हो रहा है उनके साथ में, वो उससे जूझ रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, सवाल है, तो उनको कहीं तो उनका आंसर लेने के लिए जाना होगा ना। तो इंटरनेट इज द मोस्ट इजी एंड एक्सेसिबल प्लेस टू गेट द थिंग्स ना, एक्चुअली इन सारी चीजों को लेकर के। तो और एक साइकोलॉजिस्ट हैं मार्क शेफिन, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज कही भी है कि जो सेक्सुअल एक्ट्स, यूजुअली जो एडोलेसेंट सेक्सुअल एक्ट्स में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो होता है क्यों, वो मेनली ड्यू टू द इम्पल्शन, है ना, इट्स मेनली ड्यू टू द इम्पल्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, या उनके साथ में अगर कुछ वैसी घटना हुई है तो उससे प्रेरित होकर के रहती हैं चीजें। डॉक्टर तिवारी भी शायद इस चीज को और कंफर्म कर सकेंगी। तो जरूरी है कि हम हमारे बच्चों के साथ में, स्पेशली एडोलेसेंट यूथ के साथ में, इस चीज को लेकर के खुल करके बात करें। अब वो दिन गए कि ये हश हश वाला मामला है, वी कांट से एनीथिंग, या हमें नहीं बात करनी है, या ये बोलना कि बच्चे जो है वो भगवान की देन। बहुत संक्षिप्त में डॉक्टर अवनी आपसे भी जान लेना चाहूंगी मैं। ये जो इन्होंने कहा है, ये तो भानुमति का पिटारा है,
ये अगर खोलेंगे तो 1 घंटा और बैठ के बात करेंगे इसी पे, और वो भी कम पड़ेगी। बेसिकली जो इन्होंने कहा और जो मैंने इससे पहले कहा, दोनों मिला के ये है कि हाँ, कम्युनिकेशन जो करना है वो करना है। इंटरनेट इज नॉट अ वेरी रिलायबल सोर्स। और बहुत सारे एडोलेसेंट एक्ट्स जो होते हैं, बेसिकली वो क्यूरियोसिटी एक्सप्लोर की जा रही है कि क्या है, करके देखते हैं, पता करें क्या होता है। सो हियर अगेन the best person to talk about this is either parent, and mostly we are prefer कि same sex parent ज्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन वो आपके रेपो पे डिपेंड करता है, ठीक है, and a school counselors. But I have to tell you, when you said that कि बायोलॉजी के टीचर्स तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आती है तो उसको ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं. वी आर वेरी बैड एट दिस, ओके, एंड वी रियली नीड टू स्टेप अप. अब ये इसी पे बंद कर दूंगी मैं, नहीं तो फिर बहुत लंबा जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. वाकई ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी. महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि हमारा भविष्य है इन बच्चों के हाथ में, और स्पीकिंग ट्री की जिम्मेदारी भी बनती थी कि इस विषय को उठाया जाए और सही गाइडलाइन के साथ लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए जो शायद लोग सुनते तो है लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस, नजरअंदाजी के कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके इस रूप में भुगतने पड़ते हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू. थैंक यू.